फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। फाइनली गाइज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू लिस्ट ऑफ मेजर वर्क्स जो बेसिकली मैंने आपके लास्ट टू लास्ट ईयर 1 जनवरी 2025 में जो यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का आपका एग्जामिनेशन हुआ है, उसी एग्जामिनेशन से मैंने कुछ लिस्ट प्रिपेयर किए जिसमें आपको अप्रॉक्स 160 प्लस मेजर वर्क्स देखने मिल जाएंगे, इन विच इंक्लूडेड ऑल लिटरेचर वर्क्स लाइक ब्रिटिश लिटरेचर, Indian English literature, American literature, so and so forth. So finally we reach now 101 नंबर पर है हम अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। अगेन मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर से फैमिलियर करा दूँ। जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आपको क्या बेसिकली मिला था इन दैट क्वेश्चन पेपर ऑफ योर राइट। सो सी दिस इज 118 क्वेश्चन नंबर, जहां उन्होंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है arrange the plays of William Shakespeare in the chronological order of their year of publication, right? So यहाँ उन्होंने कुछ plays as a option given है। See, The Tempest, Love's Labour Lost, Twelfth Night, Much Ado About Nothing, A Midsummer Night's Dream। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर विलियम शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के प्लेज आपको अप्रॉक्स मिलते हैं क्वेश्चन में sometime matchings ke, otherwise examiner can be asked, same manner you can see arrange the chronology. So what you have to do, so you have to just prepare all plays, राइट जितना भी इनका मेजर कॉमेडीज ट्रेजेडीज जो भी इन्होंने लिखा है फेमस, यू ऑल नो अबाउट इट। इनफैक्ट मेरे चैनल पर पास्ट वीडियोस भी है जहां मैंने सेग्रीगेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है ईच प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। इन विच आई हैव डिस्क्राइब कि कौन से वो अर्ली प्लेज हैं, कौन से वो लास्ट प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। अगर आपको इतना भी पता है, यू गाइस कैन आंसर देम। देखिए द टेम्पेस्ट इनका लास्ट में बेसिकली लास्ट वन प्लेज में से आता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ऑप्शन में ए सिर्फ इसी ऑप्शन में मेंशन है, इट मीन्स ये आपका आंसर है। तो क्विकली आप अपने आंसर तक रीच हो जाएंगे अगर आप स्मार्टली ट्रिक से स्टडी करते हैं। ट्रिक मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में समझाया है। इफ़ यू वांट आई विल टैग दैट पर्टिकुलर वीडियो on your comment section. Please comment me below if you really want to watch that particular video of my channel where I discussed about all plays written by William Shakespeare that appeared in your examination, right? सो लेट्स चेक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इन द लिस्ट वी हैव। तो देखिए 101 पर वी आर नाउ, क्योंकि मच एडो अबाउट नथिंग, लव्स लेबर लॉस्ट, यू कैन सी हियर द टेम्पेस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडे वीडियोज ऑफ माइन। तो मैं आपको बता दूँ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दैट वीडियो, आई थिंक फोर्थ पार्ट। ओके, सो दिस इज द फोर्थ पार्ट जहाँ पर हम लोग 101 से स्टार्ट कर रहे हैं अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, और मैं ईच मेजर वर्क आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सो दैट आप अपने आप को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर लें। एंड ट्रस्ट मी, ये वो सभी मेजर वर्क्स हैं दैट अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन, राइट? सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, टू द पॉइंट कंटेंट है इन सभी मेजर वर्क्स के फैक्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया यू हैव टू कवर, जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल इन डिटेल्ड मैनर। ओके, अगर न्यू है चैनल पर प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल सो दैट यू गाइज कैन कंसिस्टेंसी से वॉच कर सके वीडियोज़ ऑफ माई चैनल ऑन डेली बेसिस आई अपलोड। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो टू, बिकॉज इफ़ यू लाइक द वीडियो इट गिव्स मी lot of motivation so that I upload types of videos for you all that really prefer you to prepare for your upcoming UGC NET English literature examination I'm talking about. Now let's talk about A Midsummer Night's Dream. तो अगर मैं सम फैक्ट सजेस्ट करूँ आपको, दिस पर्टिकुलर विलियम शेक्सपियर का जो इम्पॉर्टेंट प्ले है, बेसिकली द पार्ट ऑफ रोमांटिक फैंटेस्टिक कॉमेडी, आप इसको बोल सकते हो इट इज़ अ फैंटेसी कॉमेडी, राइट? अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट एग्जैक्टली प्ले अबाउट ऑफ विलियम शेक्सपियर की। ये कॉमेडी है, अदरवाइज इट इज़ ट्रेजेडी, सो यू मस्ट नो अबाउट ईच प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जो इनके फर्स्ट फॉलियो 1623 में जो पब्लिश हुए इनके अप्रॉक्स 36 प्लेज, वो तो आपको एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए, यू मस्ट नो अबाउट, राइट? अभी ये जो इनका फैंटेसी कॉमेडी है, तो मैं आपको बता दूँ इट वॉज इन 5 एक्ट्स। ओके, तो इट वॉज इन 5 एक्ट्स and guys it was probably preferred right at a noble wedding
यानी कि इसको जो फर्स्ट परफॉर्म किया गया है अप्रॉक्सली नोबल वेडिंग पर इसको परफॉर्म किया गया है 1600 में इट वाज फर्स्ट केम इन क्वार्टो एडिशन। जो क्वार्टो एडिशन है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर क्वार्टो एडिशन, तो सबसे पहले ये क्वार्टो एडिशन में आता है एंड देन आफ्टर इट अपीयर्ड इन फर्स्ट फोलियो। फर्स्ट फोलियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट दिस पर्टिकुलर, राइट, दिस वॉज एसोसिएटेड 1623, तो देन आफ्टर इट अपीयर्ड देयर। तो ये जो बेसिकली प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अ प्ले इज सेट इन अथेंस, इसको अथेंस में सेट किया गया है। यू कैन सी here I'm just writing here main things you have to same manner just revise your concepts, okay। ये अथेंस में आपका बेसिकली प्लेस सेट हो रहा है जहाँ पर आपको देखने मिलेगा जो बेसिकली सर्कुलेट है और रिवॉल्व हो रहा है अराउंड 4 यंग लवर्स। जो 4 यंग लवर्स हैं बेसिकली उनको कंप्लीट उनकी जो क्रिएटिविटी है इन द प्ले और किस तरीके से दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क्स एंड वो क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो बेसिकली उसी को पॉइंट आउट एंड फोकस किया गया है मेजरली इन दिस प्ले। अभी आपने क्या करना है, उन सभी 4 लवर्स जो है बेसिकली कपल्स जो है उनका आपने क्या करना है, उनके नेम आपने सस्टेन अपने माइंड में करके रखने हैं बिकॉज इट रियली नीड यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन ज़रूर से बनते हैं बट वी डोंट श्योर अबाउट क्रोनोलॉजी दे दें, मैचिंग्स दे दें या फिर कुछ आपसे प्रॉपर मैनर में पूछ ले। एज यू कैन सी आपसे 1 जनवरी को क्या पूछा गया है 225 के एग्जामिनेशन यूजीसी नीट इंग्लिश लिटरेचर में, उन्होंने आपसे क्रोनोलॉजी पूछा है, द प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो सेम मैनर यू हैव टू जस्ट ग्रास्प सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ईच प्लेज। ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट 36 अप्रॉक्स प्लेज आपको एटलीस्ट गो थ्रू करने हैं बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ लेट्स मूव ऑन The Wound of Spring 102. So friends, The Wound of Spring, this is important novel which was written by, I'm just writing here the name of author S. Menon Marath, okay। So this is the name of author and the year of publication of this novel 1970, right। So basically जो एस मेनन मारत हैं उनका जो ये नॉवल है द वाउंड ऑफ स्प्रिंग, ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है एंड जिसका सेटिंग केरला में रखा है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर द सेकंड जो सेटिंग है इस पर्टिकुलर नॉवल का, इट वाज इन केरला साउथ इंडिया बेसिकली। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉवल कोर आइडिया ऑफ द नॉवल देन यू कैन सी ये जो नॉवल है साइकोलॉजिकल स्टडी कर रहा है ऑफ लव एंड इमोशनल पेन के बारे में। देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि टाइटल भी है, वाउंड का मतलब क्या है, एक पेन, राइट, और स्प्रिंग का मतलब समथिंग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग। सो ओवरऑल इस पर्टिकुलर नॉवल में एक्सप्लोर किया गया है ह्यूमन रिलेशनशिप को एंड बोथ लाइक ब्यूटी के साथ एंड सफरिंग के साथ, राइट। तो यहाँ पर आपको जो कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे इन द नॉवल, तो बेसिकली वहाँ पर एक्सपीरियंस फोकस किया गया है इनर कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन पर्सनल डिज़ायर एंड सोशल इमोशन एंड ड्यूटी। तो बेसिकली इनका ये जो नॉवल है मैनन का, इसमें आपको बोथ दी थिंग्स मिल जाएगा, ब्यूटीनेस एज वेल द पेन, ओके। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ये जो आपके ऑथर हैं मैनन मारत जो हैं, तो बेसिकली ये अर्ली मिड 20th सेंचुरी के इंडियन इंग्लिश राइटर में से एक हैं फ्रॉम केरला, ओके। तो केरला बेसिकली इनका नेशनैलिटी है और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये मिड 20th सेंचुरी से इनका एसोसिएशन है एंड इंडियन इंग्लिश राइटर में से एक हैं, नॉवेलिस्ट हैं, प्लेराइट हैं एंड एसेइस्ट हैं हु राइट इन इंग्लिश, ओके। और इनके वर्क्स ना आपको साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर बेस्ड ऑन मिलेंगे जिसमें ये ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो मैनन है वॉज वन ऑफ द अर्ली साउथ इंडियन वॉइसेस में से एक हैं इंडियन इंग्लिश फिक्शन में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओवरऑल मतलब ये आपके इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं जो इनकी राइटिंग्स है ना उसमें आपको D.H. लॉरेंस, भाई D.H. लॉरेंस के वर्क्स भी आपको देखने मिलते हैं जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डेप्थ पर बेस्ड ऑन होते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट वर्जीनिया वुल्फ, राइट। तो ओवरऑल इनकी जो राइटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय
Western writers. Hope you understand here about little bit, the author of itself. So here you have to just keep in your mind the things I discuss with you all. अभी मैं आपको क्वेश्चन भी फैमिलियर कराऊंगी, बट फर्स्ट लेट मी नो यू नेक्स्ट वन. अभी 103 वी हैव men and rivers. तो बेसिकली फ्रेंड्स, men and rivers, this is by Humayun Kabir. I'm just writing here Humayun Kabir, the author of this novel, and it was approx published 1945, right? So guys, this is important one. एंड जो बेसिकली हुमायूं कबीर हैं, ऑथर हैं इस पर्टिकुलर नॉवल के, इट इज़ एक्चुअली इंडियन इंग्लिश नॉवल है जो बेस्ड ऑन है सोशल रियलिस्टिक फिक्शन पर, राइट? जिसमें ना इसके अंदर मतलब आप मान के चलिए, इसमें जो रूरल बंगाल है, रूरल जो बंगाल है, बेसिकली उसी पर्टिकुलर रूरल बंगाल को एक्सप्लोर किया गया है. मतलब ये जो नॉवल है एक सोशल एंड साइकोलॉजिकल नॉवल है जहाँ पर लाइफ ऑफ रूरल बंगाल, राइट, और डीप कनेक्शन उनका बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचर, स्पेशली रिवर के कंसर्न में इस नॉवल को लिखा गया है. तो इस नॉवल में ना पीजेंट्स हो गए, फिशरमैन्स हो गए, कॉमन विलेजर्स हो गए, उनकी लाइफ के बारे में बताया. मतलब ये जो नॉवल है इट वॉज सर्क्यूलेटेड अराउंड पीजेंट्स, फिशरमैन एंड कॉमन विलेजर्स ऑफ रूरल बंगाल, राइट? एंड जो बेसिकली रिवर से उनको कंसर्न किया है. तो यहाँ पर मतलब उन्होंने बताया है कि जो मतलब ये बोथ है, मतलब गिवर ऑफ लाइफ भी हैं एंड डिस्ट्रॉयर भी हैं. मतलब ये कहीं ना कहीं लाइफ भी हमें प्रदान कर रहे हैं जो जितने भी पीजेंट्स हैं, फिशरमैन एंड कॉमन विलेजर्स हैं, एंड ऑन द अदर हैंड डिस्ट्रॉयर भी है, राइट? सो दिस इज़ द नॉवल अबाउट, एंड इट इज़ बाय ऑफ कोर्स हुमायूं कबीर. हुमायूं कबीर आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एंड ये कहीं ना कहीं इनका जो मतलब एसोसिएशन, अगर मैं इनके बर्थ प्लेस की बात करूँ तो बंगाल से ही है, मतलब कि बांग्लादेश से. और इंडियन राइटर हैं, पोएट हैं, फिलोसोफर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं. एंड दीज important facts you must understand about this particular author, and he wrote both English and Bengali में लिखते हैं. ओवरऑल इनका जो फोकस एरिया है इट इज़ बंगाली फर्स्ट बिकॉज ही एक्चुअली फ्रॉम देयर. एंड इनकी जो नॉवेल्स हैं उसमें ही टॉक्स अबाउट रूरल लाइफ, सोशल चेंजेस एज वेल, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं जिसमें आपको टच मिल जाएगा ह्यूमन रिलेशनशिप का. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. द नंबर 104 वी हैव द हाउस एट आदमपुर. तो गाइज ये जो नॉवल है द हाउस एट आदमपुर, इट इज़ 1956 publication, right? And it was written by S. Lal. I'm just writing here आनंद लाल. आनंद लाल, देखिए ये ना इनका पेन नेम है, राइट? तो बेसिकली जो आपका इनका जो मैं कंप्लीट नेम बताऊं तो अरदर एस लाल है, जो बेसिकली ऑथर है इस नॉवल के द हाउस एट आदमपुर के. तो बेसिकली फ्रेंड्स ओफन ही रॉट फिक्शन अंडर द नेम आनंद लाल. तो इनके जो फिक्शंस हैं ना वो अपने ये इस स्यूडोनेम के अंदर मतलब कि पब्लिश कराते हैं जिसे आनंद लाल बोलते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इंडियन राइटर हैं, स्कॉलर हैं, एंड ऑफ कोर्स इनकी जो राइटिंग्स हैं, मतलब एक तो इनका जो कहीं ना कहीं करियर है एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक, ओके? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दिए हैं जिसमें मेन इनका जो फोकस एरिया रहता है इट इज़ to know about or to explore modern Indian identity, tradition and social changes. Apart from this इनके other भी major works हैं like modern international negotiations जो इनका एक political novel है. ऐसी collection भी इन्होंने दिया है based on modern India and political commentary भी इन्होंने दिया है. So overall आनंद लाल इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और इनका जो ये वर्क है द हाउस एट आदमपुर जिसका कंप्लीट टाइटल है अ स्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया. Subtitle you can see a story of modern India, right? So here I talked about some major facts regarding author itself, and now let's talk about ये जो इनका नॉवल है द हाउस एट आदमपुर. ये एक सोशली रियलिस्टिक नॉवल है जहाँ पर इन्होंने कैप्चर किया है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया का चेंजिंग फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर है उसी को इन्होंने कहीं ना कहीं कैप्चर किया है. और इस पर्टिकुलर नॉवल में जो स्टोरी है वो सर्कुलेट हो रही है अराउंड ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली जो बेसिकली आदमपुर में रहती है और उनका जो उनका बेसिकली एंसेस्ट्रल हाउस है,
राइट। और किस तरीके से वो सिंबल बन जाता है ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, यानी कि ट्रेडिशन, यूनिटी एंड मोरल वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर उन्होंने बेसिकली मतलब कि जो इंडिया में जैसे मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, जो यंग जनरेशन आ रही है, किस तरीके से वो फ्रीडम, एजुकेशन एंड इंडिविजुअलिटी को कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। तो दिस नॉवल टेल्स अबाउट इट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मैं क्वेश्चन अभी आपको फैमिलियर कराती हूँ। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द वर्मिलियन बोट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, द वर्मिलियन बोट इट इज बाय सुधींद्रा नाथ घोष। मैं लिख देती हूँ फर्स्ट यहाँ पे, सुधींद्रा नाथ घोष, राइट, द ऑथर ऑफ दिस नॉवल। एंड इसका जो पब्लिकेशन है, फर्स्ट जो ये पब्लिश हुआ है, इट इज़ 1953। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जितने भी अभी मैं 4 और 3 नॉवेल्स यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, लाइक फर्स्ट आई टॉक्ड अबाउट द हाउस एट आदमपुर, द वर्मिलियन बोट, मैन एंड रिवर्स। तो कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है ये। मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी, देन यू कम टू नो। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, ये जो बेसिकली नॉवल है वर्मिलियन बोट, तो ये कमिंग ऑफ एज नॉवल है दैट फॉलो एन अननेम्ड यंग ऑर्फन। जो एक अननेम्ड यंग ऑर्फन को फॉलो किया जा रहा है, वो किस तरीके से उसका जो माइग्रेशन है टू कलकत्ता, राइट, फॉर यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसी के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात किया गया है। और ओवरऑल ये जो कोर आइडिया है इस नॉवल का, इट इज़ टू सर्च और डिसएल्यूजनमेंट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने मिल जाएगी जो भी हमने पीछे देखा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कीप इन योर माइंड, इंडियन इंग्लिश नॉवल में बिल्डिंग्स रोमान कमिंग ऑफ एज नॉवल है, जो बेसिकली कलकत्ता, यानी कि उसका जो एक यूनिवर्सिटी ईयर्स है उसका सेटिंग रखा गया है विलेज, राइट। और यहाँ पर ना इस नॉवल में ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, अलाइनेशन, राइट, ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, ये जो आपके ऑथर हैं, द नेम इज़ सुधींद्र नाथ घोष। ये जो नाथ घोष हैं आपके, तो अगर मैं बात करूँ तो ही बिलोंग्स टू बंगाल। तो आपने देखा बंगाली ऑथर्स और उनके वर्क्स यहाँ पर बेसिकली फोकस किए गए इस क्वेश्चन में। मैं क्वेश्चन अभी आपको फैमिलियर कराऊंगी। सो ओवरऑल इनकी जो राइटिंग्स हैं, आपके जो ये ऑथर हैं घोष की बात, में जो नाथ घोष की बात कर रही हूँ, तो इन्होंने ना बेसिकली मतलब कि ही रॉट अ सेट ऑफ 4 नॉवेल्स। इन्होंने 4 नॉवेल्स लिखी थी, जिसमें इन्होंने मेन एरिया जो इनका फोकस एरिया था वो सर्कुलेट हो रहा था यंग मैन फ्रॉम रूरल बंगाल थ्रू यूनिवर्सिटी एंड अडल्ट लाइफ, जिसमें से आपकी द वर्मेलियन बोट एक है। अपार्ट फ्रॉम आपके पास जो 3 और हैं, इनकी जो 4 सेट्स इन्होंने लिखे थे, एंड गैजल्स लीपिंग, क्रेडल ऑफ द क्लाउड्स एंड द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट करके। तो बेसिकली 4 इन्होंने सेट्स लिखे थे नॉवल के, जिसमें इन्होंने मेन जो इनका टॉपिक था रूरल बंगाल का थ्रू यूनिवर्सिटी एंड अडल्ट लाइफ के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। तो दिस इज़ अबाउट मेजर फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अभी मैं आपको वो 4 जो बेसिकली फर्स्ट तो यहाँ पे मेंशन है, तो बेसिकली वो कौन सी 4 सेट्स हैं, 3 और है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, और इन्हें प्लीज़ आप मेमोराइज करके रखिएगा। एंड गैजल्स लीपिंग, राइट, इसका जो पब्लिकेशन है इट इज़ 1949। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव क्रेडल ऑफ द क्लाउड, राइट, दिस वॉज पब्लिश्ड 1951। एंड आपका जो ये दिस वन है, आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बेसिकली मेंशन है द वर्मेलियन बोट 1953, राइट। एंड द फोर्थ वन वी हैव द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। तो बेसिकली इसका 1955 पब्लिकेशन है। तो 4 सेट्स ऑफ नॉवेल्स हैं, जिसमें इन्होंने, मैंने आपको बता दिया, रूरल बंगाल, राइट, थ्रू यूनिवर्सिटी एंड अडल्ट लाइफ के बारे में इन्होंने यंग मैन की उसको ट्रेस किया है टॉपिक को। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। लेट मी क्लियर यू नेक्स्ट वन ऑल्सो फर्स्ट। 106 और देख लीजिए पहले आप। डेलिंक्वेंट चाचा। टू फ्रेंड्स, डेलिंक्वेंट चाचा, दिस इज़ बाय वेद मेहता। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे द ऑथर वेद मेहता। वेद मेहता ने इसको लिखा है एंड इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड अराउंड 1960s, यानी कि 1960s। आई एम नॉट
यू नो सेइंग यू एग्जैक्ट डेट, अप्रॉक्स आप मान के चलिए 1967 और 1966 एग्जैक्टली द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फर्स्ट इसका पब्लिकेशन है, उसके बाद इसका रीप्रिंट एडिशन आया था, दैट वाज केम इन 2013, राइट। ये इसका रीप्रिंट एडिशन है दैट केम आफ्टर ईयर्स, राइट। सो बेसिकली ये कमिंग नॉवल है एंड सटायरिकल फिक्शन है, जहाँ पर डील किया गया है आइडेंटिटी, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर यहाँ पे देखने मिला है, ठीक है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे इसमें जो एक स्टोरी मेंशन की गया है वो एक मिडिल एज इंडियन मैन होता है जिसे चाचा बोला गया है, हु हैविंग ग्रो अप, उनका किस तरीके से ग्रो अप हो रहा है अंडर द ब्रिटिश राज, तो उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। अभी वो इंडिपेंडेंट इंडिया है, मतलब कि ब्रिटिश राज में जो, अभी तो इंडिया इंडिपेंडेंट है लेकिन जो ब्रिटिश राज में उनका किस तरीके से ग्रो अप हुआ है, दिस इज़ बेसिकली एक्सप्लोर इन दिस नॉवल। और ये जो बेसिकली वेद मेहता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑथर ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं जो वेद मेहता थे ये इम्पॉर्टेंट हैं एंड जब इनका 4 ईयर एज था तब तक ये ब्लाइंड थे एंड देन ही स्टडीड इन इंडिया। उसके बाद ये यूएस चले गए, लेटर ये ब्रिटेन चले गए। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जितना भी वेद मेहता का वर्क है, देखिए वेद मेहता वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके वर्क्स एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट कीप इन योर माइंड। ये इनका बेसिकली डेलिंक्वेंट चाचा फर्स्ट इनका नॉवल है एंड इनके जो वर्क्स हैं ना उसमें आपको अक्सर देखने मिलेगा ये डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, राइट। सो ओवरऑल आपने ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना है एंड वन थिंग मोर कीप इन योर माइंड, इनकी जो राइटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एन एग्जाम्पल है ऑफ इंडियन इंग्लिश डायस्पोरा राइटिंग, वेयर द इंडियन आइडेंटिटी मीट्स ग्लोबल एंड वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है रिगार्डिंग डेलिंक्वेंट चाचा। आई हैव टॉक्ड अबाउट यू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर करा देती हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे 120 पूछा गया है एग्जामिनेशन में, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो हियर यू कैन सी, अभी हमने फर्स्ट डिस्कस किया मेनन का द वाउंड ऑफ स्प्रिंग, हुमायूं कबीर का मैन इन रिवर्स, आनंद लाल का द हाउस एट आदमपुर एंड सुनिंद्रा नाथ घोष का द वर्मिलियन बोट। एंड नेक्स्ट आई टॉक्ड अबाउट वेद मेहताज डेलिंक्वेंट चाचा, राइट। तो और मैंने आपको साथ के साथ ईयर भी मेंशन करा दिया है जो बेसिकली ईयर एसोसिएशन है सभी वर्क का। तो नाउ यू गाइस कैन सेट देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके, बिकॉज मेरा जो मेन पर्पज है टू मेक यू फैमिलियर अबाउट मेजर वर्क्स 160+ मेजर वर्क्स दैट appeared in your examination of 1st January 2025. So that's why we are just not solving the question, but even though I am just going to show you a particular question जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिलती रहे कि you are just doing absolutely right content, राइट। अपनी प्रेपरेशन में आप जो भी कंटेंट इंक्लूड किए हो दीज आर एब्सोल्युटली राइट। टू प्रूव फॉर दिस आई एम शोइंग यू ईच क्वेश्चन जो बेसिकली एसोसिएटेड है दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ माइंड। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं द लाइफ डिवाइन, ओके 107। तो बेसिकली फ्रेंड्स द लाइफ डिवाइन दिस इज बाय श्री अरबिंदो। आई एम जस्ट राइटिंग हियर श्री औरबिंदो। देखिए श्री औरबिंदो के काफ़ी सारे वर्क्स हमने कल भी स्टडी किए थे, मींस कल भी मैंने श्री औरबिंदो को आपको एक्सप्लेन किया था यस्टरडे वीडियोस ऑफ माइंड, जो फ्रॉम दिस लिस्ट का ही हम लोग प्रीवियस पार्ट कर रहे थे। तो यू कैन सी श्री औरबिंदो इम्पॉर्टेंट है, राइट। अभी इनका जो ये वर्क है बेसिकली दैट इज़ द लाइफ डिवाइन। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क। तो फ्रेंड्स ये जो द लाइफ डिवाइन है इसको सबसे पहले सीरियलाइज किया गया था आर्या जर्नल में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आर्या जर्नल। आर्या जर्नल में इट वॉज फर्स्ट सीरियलाइज्ड ड्यूरिंग 14 एंड 1999 एंड देन बुक फॉर्म में इसका जो पब्लिकेशन आया था वो 1939 टू 1940 2 वॉल्यूम्स में, 1939 एंड 40 2 वॉल्यूम में बेसिकली इसका बुक फॉर्म आया था जो पब्लिश हुआ था। ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉस है, स्पिरिचुअल चिटाइज है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेन श्री औरबिंदो। श्री औरबिंदो का जो बिलोंगिंग है इट इज़ फ्रॉम कलकत्ता, जो कि नाउ कोलकाता जिसे आप बोलते हो, एंड ही स्टडीड इन इंग्लैंड, ठीक है। एंड ये फिलोसोफर हैं, योगी भी हैं, पोइट भी हैं, नेशनलिस्ट स्पिरिचुअल रिफॉर्मर भी हैं, राइट। सो ओवरऑल इनके जो मेजर वर्क्स हैं आपने उनको गो थ्रू करना है। द डिवाइन लाइफ,
द लाइफ डिवाइन, सॉरी, सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल, जो इनका एक इपिक पोयम है, ऐसे ऑन द गीता, द सिंथेसाइज ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडिया ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये सभी मैं मेजर इनके 5 और 6 नंबर्स मैंने आपको वर्क यहाँ सजेस्ट किए हैं, जो आपने एटलीस्ट टाइटल उनका देख के जाना है, राइट। यू हैव टू जस्ट क्लियर इन योर माइंड। अभी जो इनका बेसिकली कोर आइडिया है द लाइफ डिवाइन का, तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो बेसिकली श्री अरबिंदो ने प्रेजेंट किया, इसमें इन्होंने ह्यूमन इवेल्युएशन की बात की, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है और आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो ह्यूमन लाइफ है इज नॉट द फाइनल स्टेज ऑफ इवेल्युएशन, इंस्टीड इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द एनिमल एंड द डिवाइन, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इस बुक के अंदर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, एज द टाइटल इटसेल्फ द लाइफ डिवाइन, कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इंडियन फिलोसफी यानी कि वेदांत, स्पेशली इंटीग्रल जो पार्ट है, एंड मॉडर्न साइंटिफिक इवोल्यूशनरी आइडिया। तो इन टू मेजर थिंग्स का कॉम्बिनेशन आपको इनके इस वर्क में मिल जाएगा। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट मेजर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड टू नो द वर्क इटसेल्फ। सो बेसिकली अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिला है। यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 121, हु हैज़ रिटन द लाइफ डिवाइन? सो दिस वॉज रिटन बाय श्री अरबिंदो। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव मिडल मार्च। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मिडल मार्च जिसका सब टाइटल वी हैव अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ। देखिए मैं लिख देती हूँ, सब टाइटल से क्वेश्चन आपको प्रॉपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है। यू मस्ट कीप इन योर माइंड अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, राइट। दिस इज द सब टाइटल एंड इट वॉज रिटन बाय जॉर्ज इलियट। ये आपके जॉर्ज इलियट के थ्रू लिखा गया है, द ऑथर ऑफ दिस, एंड द पेन नेम, अंडर द पेन नेम मैरी एंड इवांस। जॉर्ज इलियट का कौन सा नेम है? दैट इज मैरी एंड इवांस। देखिए जो 18 जून का एग्जामिनेशन हुआ था ना आपका 224 में, वहाँ पे आपसे बेसिकली पेन नेम को लेके क्वेश्चन बने थे, तो उसमें ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट था ऑलरेडी, जॉर्ज इलियट से पूछा गया था उनके पेन नेम से। क्योंकि मैं अभी मेजर वर्क्स को फोकस कर रही हूँ, देन आफ्टर मैं एक सीरीज चलाऊंगी जहाँ मैं आपको अदर मेजर वर्क्स के अपार्ट जो आपको क्वेश्चंस पुट होते हैं एग्जामिनेशन में फ्रॉम लिटरेचर, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। सो फाइनली नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम बैक मिडिल मार्च। जो बेसिकली मिडिल मार्च है ये आपका जॉर्ज इलियट के थ्रू लिखा गया है और इसका जो पब्लिकेशन ईयर है, तो फ्रेंड्स ये बेसिकली 8 पार्ट्स में पब्लिश हुआ है, यानी कि 1871 टू 1872। इट मीन्स इट वॉज पब्लिश्ड इन 8 पार्ट्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिटवीन दिसंबर 1871 एंड दिसंबर 1872। तो बेसिकली 1 ईयर इसको लगा, 8 पार्ट्स में इट वॉज पब्लिश। रियलिस्टिक नॉवल है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, एंड इनफैक्ट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स थोड़ा बहुत जॉर्ज इलियट के बारे में, जिनका अभी पेन नेम मैंने आपको सजेस्ट किया मैरी एंड इवान। तो बेसिकली शी रॉट अंडर द मेल पेन नेम। वाई शी यूज दिस पेन नेम? बिकॉज ऐसा उस ड्यूरिंग टाइम, क्योंकि इनका जो टाइम लाइन है 1819 टू 1880 बेसिकली, तो उस पीरियड में क्या होता था कि जो फीमेल ऑथर्स रहते थे, फीमेल ऑथर्स के थ्रू कोई राइटिंग्स जो लिखी जाती थी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी इन दी सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई शी रॉट अंडर द मेल पेन नेम जॉर्ज इलियट। तो बेसिकली जॉर्ज इलियट एक्चुअली ये पेन नेम है एंड द रियल नेम वॉज मैरी एंड इवांस, जो फीमेल आपकी ऑथर है ऑफ मिडिल मार्च की। तो अंडर दी पेन नेम जॉर्ज इलियट उन्होंने बेसिकली इसको पब्लिश कराया था। एंड इंश्योर की जो उनका वर्क है सीरियसली इन अ मेल डोमिनेट लिटरेरी वर्ल्ड में गया था। तो ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस आपको जॉर्ज इलियट के सभी मेजर वर्क्स को देख के जाना है, लाइक एडम वेट्स, द मिल ऑन द फ्लोर्स, सिलास मार्नर, रमोला, फेलिक्स हॉल्ट, मिडिल मार्च एंड डैनियल डिरोंडा। वाई? बिकॉज एग्जामिनेशन में क्रोनोलॉजी आपसे जॉर्ज इलियट के वर्क्स की पूछी जाती है, तो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स में से एक है। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभी जो इनका मिडिल मार्च है, व्हाट एग्जैक्टली द कोर आइडिया ऑफ दिस। तो क्या बेसिकली मिडिल मार्च में फोकस किया है? तो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है ऑन द लाइफ इन अ स्मॉल इंग्लिश टाउन एंड मल्टीपल स्टोरी लाइन्स आपको इसमें देखने मिल जाएगा, मतलब कि डोरोथिया ब्रूक एंड आपके जो लिडगेट हैं इसमें। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है
जो प्लॉट लाइन, मेन प्लॉट लाइन है इसका, वो डोरोथिया जो ब्रूक है उनकी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है, जो एक इंटेलिजेंट आइडियलिस्टिक यंग वेमेन होती है, और इसमें लिटिगेट होते हैं। उनकी उनकी भी स्टोरी दिखाई गई है, जो एक यंग डॉक्टर होते हैं साइंटिफिक एम्बिशंस के साथ। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ ना मतलब सब प्लॉट्स भी आपको देखने मिल जाएंगे, जहाँ पे सोशल चेंजेस, मैरिजेस एंड वुमेन्स पोजीशन की बात की तो सब प्लॉट्स भी आपको इस पर्टिकुलर वर्क में मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवेल्स में से एक, राइट। और फेमस क्रिटिक जो वर्जीनिया वुल्फ हैं, उन्होंने मिडिल मार्च को वन ऑफ द फ्यू इंग्लिश नॉवेल्स रिटन फॉर ग्रोन अप पीपल में से एक कंसिडर किया है। वर्जीनिया वुल्फ ने ये स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग दिस मिडिल मार्च। प्लीज़ कीप इन योर माइंड हियर, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, सीरियलाइज ये हुआ है फर्स्ट 1871 टू 72, मतलब सीरियल फॉर्म में इसको पब्लिश करा है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड टू सो एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड। नेक्स्ट वी हैव डैनियल डेरोंडा। अगेन ये गाइज आपका जॉर्ज एलियट का है, 1876 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ये भी इनका एक साइकोलॉजिकल रियलिस्टिक नॉवल है। एंड व्हाट एग्जैक्टली अबाउट दिस नॉवल अगर मैं बात करूँ तो ये इनका बेसिकली जॉर्ज एलियट का फाइनल नॉवल है। इट मीन्स इट वॉज रिटन एनी हाउ लास्ट। ओके, इनका ये लास्ट नॉवल है। अगर क्रोनोलॉजी आपसे पूछा जाता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल नॉवल डैनियल, राइट, फाइनल नॉवल बाय जॉर्ज एलियट अंडर द पेन नेम जो जॉर्ज एलियट ये यूज़ करती हैं बेसिकली आपकी। तो ये जो इनका नॉवल है, इट इज़ कंबाइंड यहाँ पर ना आपको 2 इंटरवुवन प्लॉट्स मिल जाएंगे, यानी कि वन अबाउट द इंग्लिश अपर क्लास लाइफ एंड जो अदर वन है दैट इज़ अबाउट जूइश आइडेंटिटी एंड उनका जो एक वेरी रेयर टॉपिक विक्टोरियन फिक्शन का है, शी एक्चुअली ग्रास्प इन दिस पर्टिकुलर नॉवल। ओके, तो यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा किस तरीके से एक एम्बिशंस यंग वेमन होती है जिसकी डिज़ायर होती है टू जस्ट वेल्थ की एंड सोशल पावर की, तो किस तरीके से वो मैरिज कर लेती है एक वेल्दी पर्सन से, राइट। लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब मनी के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, नॉट फॉर लव। तो उनकी जो मैरिज है वो किस तरीके से एक ट्रैप बन जाता है एंड फुल ऑफ कंट्रोल हो जाता है आफ्टर जो उनके हस्बैंड की फिर डेथ हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको स्टोरी देखने मिल जाएगा। तो मैं आपको क्योंकि पूरा समराइज़ नहीं कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताना था, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द मेन ऑफ द स्टोरी की मेन उन्होंने क्या आइडिया दिया है, तो यहाँ ना बेसिकली सेल्फ नॉलेज एंड मोरल ग्रोथ, बेसिकली जो बेसिक चीज़ होती है इंसान की, एक एक्चुअल आप उसको, जब कोई भी इंसान है आप उसको कैसे पहचान सकते हैं, अपनी सेल्फ नॉलेज से एंड मोरल ग्रोथ से। सो दिस इज़ द कोर आइडिया बेसिकली इस नॉवल के अंदर बताया गया है। तो जिसमें जॉर्ज एलियट ने अलग वर्ल्ड्स की को कनेक्ट किया है, 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स को किस तरीके से कनेक्ट किया है। तो एक तरफ तो विक्टोरियन इंग्लैंड सोसाइटी के बारे में ये बात कर रही हैं और दूसरी तरफ ये जूइश कल्चर के बारे में बता रही हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं रूट्स को समझाने के लिए मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पर किस तरीके से निकलते हैं। एंड ओवरऑल आप देखेंगे कहीं ना कहीं शी एक्सप्लेन मेजर आइडिया दैट आई एक्सप्लेन यू कि सेल्फ नॉलेज एंड मोरल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू आई जस्ट अंडरस्टैंड और यू वांट टू इन प्रॉपर मैनर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट पे पहुंच गए हैं। इट इज़ सिलास मैनर एंड इट इज़ अगेन बाय जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट, तो ये सभी आपके वर्क्स रिप्रेजेंट हुए हैं उस बेसिकली क्वेश्चन पेपर में। मैं अभी आपको फैमिलियर कराऊंगी। फर्स्ट लेट मी क्लियर यू, दिस वाज पब्लिश्ड 1861, राइट। ये भी इनका रियलिस्टिक नॉवल है। एंड बेसिकली जो ये नॉवल है इसमें जो सिलास मार्नर एक सिंपल वीवर यानी कि जिन्हें बुनकर बोलते हैं ना, वीवर्स होते हैं, उनकी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है, जो एक टाइम पर अपने रिलीजियस कम्युनिटी से किस तरीके से उसको एक बार मतलब कि डिसीव कर दिया गया है अपनी कम्युनिटी से। तो कहीं ना कहीं फेथ एंड ह्यूमन रिलेशंस से वो अभी बहुत दूर हो जाता है। होता है ना लाइफ में, जब हम बहुत ज़्यादा हमको डिसीव किया जाता है, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो हम उससे अलग जाने लगते हैं। तो सेम हियर आप देखेंगे तो वो एक स्मॉल विलेज में रहने लगता है जिसका नाम होता है रेवलो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे द नेम ऑफ विलेज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पुट होते हैं। रेवलो द नेम ऑफ विलेज, जहाँ पे जो सिलास मैरिनर है जो स्मॉल विलेज में रहता है एंड ही लिव्ड इन अ रिलीजियस टाउन। ठीक है, पहले वो रहता था लैंटन यार्ड में
एंड नाउ ही इज़ इन दिस विलेज रेवलो। तो किस तरीके से मतलब कि ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मतलब कि उसके ऊपर ना एक झूठा मतलब इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, अक्यूज्ड कर दिया जाता है उसको फॉल्सली कि उसने चोरी किया है उसके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू। तो इस तरीके से उसका हार्ट जो है इस तरह से ब्रोकन हो जाता है कि ही लीव्स लैंटन, जो उसका लैंटन यार्ड जहाँ पे वो अर्लियर रहता था टाउन में, वहाँ से वो स्विच हो जाता है एंड ही मूव्स टू रेवलो, जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया है। रेवलो में वो कहीं ना कहीं अभी मतलब शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर ना वो लॉनली वीवर्स की तरह काम करता है, एक लॉनली लाइफ जीता है। तो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी आई हैव टॉक्ड अबाउट। बहुत ज़्यादा मैं आपको आगे तक नहीं बताऊंगी, यू प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड। सो ओवरऑल यहाँ पे ट्रू वेल्थ इज़ लव नॉट गोल्ड, इसी को कहीं ना कहीं फोकस किया है स्टोरी में। तो गाइज नेक्स्ट वी हैव द मिल ऑन द फ्लोज अगेन बाय जॉर्ज इलियट, राइट, एंड इट वॉज 1860 पब्लिकेशन। ये भी इनका एक रियलिस्टिक साइकोलॉजिकल डोमेस्टिक नॉवल है बेसिकली। और अगर मैं इस पर्टिकुलर नॉवल के बारे में बताऊँ तो ये एक इमोशनल स्टोरी है ऑफ मैगी टुलेवर। मैगी इसके अंदर कैरेक्टर होती है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर मैगी, दिस इज मैगी, जो अपने ब्रदर यानी कि टॉम के साथ रहती है एंड हाउ देयर लिव्स रिवॉल्व अराउंड द फ्लॉज रिवर। फ्लॉज बेसिकली यहाँ पे रिवर को मेंशन किया है। और उनकी फैमिली जो होती है मिल एट डॉग क्लोट। तो ये जो नॉवल है ना, मतलब इसमें फैमिली, प्राइड, लव, सेक्रीफाइस, सोसाइटी का जो एक मोरल जजमेंट है उसके बारे में बताया गया है, राइट। यू होप अंडरस्टैंड हियर। अभी क्या बेसिकली क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में बना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन 122, क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट नॉवल ऑफ जॉर्ज एलियट। अभी देखिए उन्होंने आपसे फाइनल नॉवल पूछ लिया है कि जॉर्ज एलियट का फाइनल नॉवल कौन सा है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फाइनल नॉवल पूछा जाता है, दे कैन आस्क यू डिब्यूट नॉवल एंड दे कैन आस्क द क्रोनोलॉजी ऑफ द नॉवल। सो यू मस्ट प्रिपेयर और मस्ट अवेयर टूवर्ड्स द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्क ऑफ ईच ऑथर्स टू whom you study for your upcoming examination perspective, right? So first we have Middlemarch. I have talked about every information regarding this important novel. Daniel Deronda, Silas Marner, and The Mill on the Floors. So we have already talked about 4 numbers of work by George Eliot, and the finally जो इनका एक final work है, you can see here यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है ईयर ऑफ पब्लिकेशन। सो डैनियल डिरोंडा, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल नॉवल बाय जॉर्ज इलियट। सेम मैनर यू हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चंस जो भी आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं बाय एग्जामिनर ऑफ योर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट वी हैव इन आवर लिस्ट। अभी लेट्स वी टॉक अबाउट 112 नंबर, द कैनोनाइजेशन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, द कैनोनाइजेशन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉन डन्स नॉवल। दिस इज रिटन बाय जॉन डन, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, जॉन डन, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ मेटाफिजिकल, राइट। द कैनोनाइजेशन जो बेसिकली अगर मैं इसकी कंपोजिशन के ईयर की बात करूँ, सो इट इज़ अराउंड 1595 to 1600 एंड इट वॉज पब्लिश्ड सेम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो इनका कलेक्शन है पोस्टमस, इसको 1633 में पब्लिश कराया गया है। लास्ट वीडियोज़ में भी हम लोगों ने जॉन डन की कुछ पोएम्स को डिस्कस किया था। मेटाफिजिकल लव पोएम है बेसिकली ये इनका। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द पोइट, सो 1572 to 1631 ये इनका टाइमलाइन है जॉन डन का। यू मस्ट कीप इन योर माइंड आ लीडिंग मेटाफिजिकल पोइट हैं जिन्हें हम उनके विट, पैराडॉक्स, कंसीट एंड इंटेलेक्चुअल और इंटेलेक्ट इन लव पोएट्री के लिए वी नो हिम। और इनकी जो पोएट्रीज रहती हैं उसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा लाइक स्पिरिचुअल एंड सेंशुअल लव के बारे में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस द फ्लिया हो गया, वेलडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो गया, द गुड मोरो, द सन राइजिंग, द कैनोनाइजेशन, डेथ बी नॉट प्राउड जो इनका बेसिकली ऑल होली सोनेट है। ये सभी इनके मेजर वर्क्स हैं दैट यू प्रिपेयर्ड, ओके। एनी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दैम जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन आपको बोल के सुनाए हैं। सो फाइनली ये जो कैनोनाइजेशन है, अगर मैं कैनोनाइजेशन का मीनिंग की बात करूँ जो बेसिकली टाइटल है इनकी इस पोएम का, तो यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहे हैं समवन अ सेंट, किसी को क्या कर रहे हैं इन द चर्च में, बेसिकली किसी को डिक्लेयर किया जा रहा है सेंट के थ्रू। तो डन ने यहाँ पे मेटाफिजिकली कहा है कि जो आर लव होता है इज सो प्योर दैट इज डिजर्व टू बी कैनोनाइज्ड। मतलब उन्होंने लव को किससे कंपेयर किया है, लव को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एज अ होली यानी कैनोनाइज्ड। उन्होंने उसको बोला है कि जो लव होता है, जो प्योर होता है, जो प्योरिटी होती है लव की, इट गोना सिम्बोलाइज एज अ
और इट डिजर्व टू बी अ कैनोनाइज्ड. ओके, तो दिस इज द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. तो जहाँ पर इन्होंने मेन आइडिया यही दिया है कि मतलब कि ही डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने लव को अगेंस्ट सोसाइटीज क्रिटिसिज्म, जिससे कि उनकी सोसाइटी किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म ना दे उनके लव को लेके. दैट्स वाई ही just defend his love or just compare it with canonization, like declared holy, okay, to his love. So this is about, so overall you just keep in your mind the core idea of this important poem, and the main thing you keep in your mind regarding कि ये जो इनका basically poem है इसमें आपको 5 stanzas मिल जाएंगे, and 5 stanzas में 9 line each. ओके ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. 5 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजाज में आपको 9 लाइंस मिल जाएंगे. ये प्लीज़ कीप इन योर माइंड. ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टिंटन अबे 113. तो बेसिकली फ्रेंड्स, टिंटन अबे, दिस इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. आई एम जस्ट राइटिंग हियर विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट्स. लिरिकल बैलेट्स में जो पोएम्स हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ की, आई हैव टॉक्ड अबाउट कि 19 पोएम कंट्रीब्यूट किया था आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने, एंड 4 वर एसटी कॉलरिज. तो उसी में से एक आपका टिंटन अबे है. दिस इज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और इट वाज पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट्स, एंड ब्लैंक वर्ड्स में इट वाज रिटन. नेचर पोएम है एंड एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल मेडिटेशन को लेके. नाउ आई एम टेलिंग यू द कोर आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दिस पोएम एक्चुअली एक्सप्रेस वर्ड्सवर्थ डीप लव. आपको पता है वर्ड्सवर्थ आपके कहीं ना कहीं रोमांटिक पॉइंट तो है, साथ ही वॉज टच विद द नेचर. तो दैट्स वाई इस पर्टिकुलर पोएम में इन्होंने डीप लव फॉर नेचर, नेचर के प्रति जो इनका एक अट्रैक्शन है, जो इनका एक प्योर लव है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने एड्रेस किया है अपनी इस पोएम के अंदर. इनकी फीलिंग्स फॉर नेचर किस तरीके से चेंज हो गई ओवर टाइम, मतलब फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट. अगर मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात करूँ इनकी लाइफ के बारे में, तो ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इन दिस टिंटन अबे ईच एंड एवरी फीलिंग्स ऑफ हिज अबाउट नेचर. सो दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड. अभी जो मेन चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इट वॉज रिटन आफ्टर वर्ड्सवर्थ विजिटेड. जब ये वे वैली गए थे 1798 में, ये ट्रैवल पर गए थे वे वैली. आई एम जस्ट राइटिंग हियर फर्स्ट सो यू कैन क्लियर इट प्रॉपरली. वे वैली, तो वे वैली जब ये ट्रैवल कर रहे थे 1798, ड्यूरिंग दैट पीरियड ही रॉट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर ही रॉट दिस इंपॉर्टेंट पोएम. ओके, और जहाँ पर इन्होंने एड्रेस किया है अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ को. डोरोथी इनकी सिस्टर का नेम है, टू हुम ही एक्चुअली एड्रेस दिस पोएम, राइट. एंड ऑफ कोर्स ये जो लिरिकल बैलेड्स है इसका ये लास्ट पोएम है, लास्ट पोएम है. और फर्स्ट पोएम वी हैव कॉलरिज का द एंशिएंट ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, राइट. सो बेसिकली मैं टाइटल भूल गई थी इनका. तो एस.टी. कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, दैट वाज द फर्स्ट पोएम इन लिरिकल बैलेड्स, जो बेसिकली कलेक्शन है पोएम्स का. और लास्ट पोएम जो है वो टिंटन अबे है. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. ऑलरेडी एग्जामिनेशन में दिस क्वेश्चन have been asked, so be prepared and be aware. Okay, now let's talk about the next one, Andrea di Sarto. So guys, let's talk about Andrea di Sarto by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके विक्टोरियन एज में, टू हुम वी स्टडी. एंड ऑफकोर्स ही नो फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग, द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए हम आपके जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनको वी नो बेटर. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एंड्रिया डी सार्टो. तो एंड्रिया डी सार्टो रॉबर्ट ब्राउनिंग का बेसिकली मैन एंड वेमेन जो इनका कलेक्शन है 1855 में आया था, उसमें इसे पब्लिश कराया है. दिस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. आई एम राइटिंग हियर इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. एंड इन दिस पर्टिकुलर एंड्रियल डी सार्टो जो है वो एक पेंटर हैं, राइट, हिमसेल्फ, यानी कि वो एक पेंटर हैं. और यहाँ पे वो एड्रेस कर रहे हैं और स्पीकर भी हैं, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में यू मस्ट कीप इन योर माइंड 2 थिंग्स, फर्स्ट स्पीकर एंड द सेकेंड थिंग एड्रेसेस. तो स्पीकर यहाँ पे एंड्रिया डेल सार्टो हिमसेल्फ हैं जो एक पेंटर हैं, और यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है उनकी वाइफ को जिसका नाम है लुक्रेजिया. आई एम जस्ट राइटिंग हियर द नेम ऑफ हिज वाइफ, लुक्रेजिया.
राइट, जिनको एड्रेस किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो यहाँ पर ना रियल लाइफ रेनिसा पेंटर हैं जो बेसिकली फ्रॉम इटली। तो ही वॉज नॉन एज द फॉल्टलेस पेंटर, मतलब उनको एक ऐसा पेंटर कंसिडर किया जाता है जो कभी फॉल्ट नहीं करता, मतलब कि उसका इतना अच्छा, इतना साफ हाथ है, इतना परफेक्शन, टेक्निकली परफेक्शन है उनके वर्क में कि वो कभी भी फॉल्टलेस पेंटर, एज ए फॉल्टलेस पेंटर या उनका पेंटिंग नहीं रहता, तो दैट्स वाई उनको फॉल्टलेस पेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो ब्रॉनिंग है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं हिम एज अ ट्रेजिक आर्टिस्ट, राइट। सो ओवरऑल ये जो बेसिकली इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इट इज़ अबाउट एन आर्टिस्ट हु हैज़ परफेक्ट स्किल बट नो इंस्पायरेशन। उसके अंदर कोई भी इंस्पायरेशन नहीं है। एंड्रिया क्या बोलते हैं वो अपनी वाइफ को, जो उनकी लुक्रीजिया वाइफ है, कि ऑल्दो ही पेंट्स फ्लोलेसली, हालांकि उन्होंने फ्लोलेसली उसको पेंट किया, लेकिन उनका जो वर्क है उसमें ना उनको लेकनेस दिख रहा है डिवाइन स्पार्क का। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे। इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई गई है बिटवीन आर्ट एंड लाइफ, लव एंड ड्यूटी, परफेक्शन एंड इंस्पायरेशन। अदरवाइज आपने बेसिकली इसको प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है एंड थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। दिस इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर यूज। ड्रामेटिक मोनोलॉग है जहाँ पर ओनली एड्रिया स्पीक्स लुरिकलिया इन साइलेंट, ठीक है, जहाँ पर एंड्रिया बोल रहे हैं और जो इनकी वाइफ है लुक्रेजिया वो साइलेंट है, क्योंकि यहाँ पे ओनली सिंगल स्पीकर रहता है। एंड इसका जो पब्लिकेशन है इट वॉज इन मेन एंड विमेन, जो कलेक्शन 1855 में आया था उसमें इसको इंक्लूड किया है। साइकोलॉजिकल रियलिज्म पर का बेस्ड ऑन या एग्जाम्पल है ये। सो ओवरऑल आपने इसको ध्यान में रखना है। एंड द मेन थिंग इज दैट ये विक्टोरियन मॉरल डिलेमा को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव द फ्लिया। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट द फ्लिया बाय जॉन डन, वन ऑफ मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल पोएम्स में से एक हैं और ये आपके पोइट्स भी हैं, मेटाफिजिकल पोइट। तो जॉन डन का ये अराउंड 1590s, यानी कि अगेन इट वाज पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जो इनका कलेक्शन है उसमें 1633 का पब्लिकेशन है, पोस्टमस, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री है। और लिरिक पोएम है इनका ये, जो 3 स्टैंजाज में है, 3 स्टैंजाज में इट वॉज। तो ये जो पोएम है ना, एग्जाम्पल है विटी एंड प्लेफुल आर्ग्यूमेंट का, जहाँ पर स्पीकर जो है ट्राई कर रहा है कन्विंस करना अपनी बिलव्ड को टू स्लिप विद हिम, ओके, बट इंस्टीड ऑफ बीइंग डायरेक्ट ही यूजेस फ्लिया, मतलब वो डायरेक्टली नहीं ये चीज़ बोल रहा, वो एक फ्लिया को यूज़ कर रहा है एज मेटाफर पोइट ही इज़। तो कहीं ना कहीं क्लेवर मेटाफर ही यूज्ड, एक टाइनी इंसेक्ट को उन्होंने यूज़ किया है जो टाइटल में है द फ्लिया। ठीक है, अभी आर्ग्यूमेंट इनका आगे चलता है, यू ऑल नो अबाउट इट, देयर इज नो नीड, 3 स्टैंजाज मैंने आपको बता दिए। अभी लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है। यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अभी उन्होंने आपसे पूछा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इनमें से कौन सा है। तो अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कैननाइजेशन, टिंटन अबे, ये तो आपका जॉन डन का है, फ्लिया जॉन डन का है, टिंटन अबे आपका विलियम वर्सवर्थ का है, एंड्रिया डी सार्टो, दिस इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग अ टाइप ऑफ पोएम होता है इन विच सिंगल स्पीकर रहता है। ठीक है, सिंगल स्पीकर रहता है और स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर। इसमें लिसनर जो होता है वो साइलेंट होता है एंड जो स्पीकर होता है वो रिवील कर रहा होता है अपने थॉट्स को, उसके थॉट्स को रिवील कर रहा होता है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, राइट। तो ये जो स्पीच होती है, जो पोएट होता है, इनडायरेक्टली रिवील कर रहा होता है स्पीकर्स साइकोलॉजिकल सिचुएशन को, राइट। दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके, तो यहाँ पर ओनली 1 पर्सन स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में सिर्फ एक ही आदमी बोल रहा होता है, इसी को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। साइलेंट लिसनर होता है इसके अंदर एंड ड्रामेटिक सिचुएशंस इसके अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दिए। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट नो अबाउट द इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जहाँ पे मैंने आपको फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग फैमिलियर कराए हैं। इफ़ यू विलिंग सो प्लीज़ कमेंट मी बिलो सो दैट आई विल सजेस्ट और टैग दैट पर्टिकुलर वीडियो इन योर कमेंट सेक्शन। सो आप वो पर्टिकुलर वीडियो मेरा देख लें, जिससे कि आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाए कि वो कौन कौन से ड्रामेटिक मोनोलॉग रिप्रेजेंट है। अभी सी यहाँ पे उन्होंने पोएम्स आपको और ड्रामेटिक मोनोलॉग इस क्वेश्चन में दिखाए,
तो हाउ यू फाइंड आउट द आंसर, क्योंकि आपको नॉलेज था कि एंड्रिया डी सार्टो आपका वन ऑफ टाइटल है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. यू मस्ट नो अबाउट द फेमस 10 और 15 नंबर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग का अगर लिस्ट आपके पास सिक्योर है. सो यू गाइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन में अगेन मिलता है इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, सो आप आंसर कर सकते हैं easiest manner, right? So I am suggesting you, if you are willing, so just comment me below so that I will suggest that video. Okay, now let's move on the next one. Next 116 we have the Lost Women, right? We are now on the Lost Women. तो फ्रेंड्स ये जो बेसिकली नॉवल है द लॉस्ट वुमन, इट वॉज बाय पेट्रिका बियर. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे द नेम ऑफ ऑथर, पेट्रिसिया बियर. ठीक है, तो ये बेसिकली आप ब्रिटिश पोइट हैं, क्रिटिक हैं, राइट? एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 20th सेंचुरी. बेसिकली द पब्लिकेशन है इस पर्टिकुलर नॉवल का, द लॉस्ट वुमन. एंड ये जो पोएम है डील कर रही है विद द लॉस ऑफ अ मदर, राइट? लॉस ऑफ अ मदर, उनकी मेमोरी एंड फीमेल आइडेंटिटी के बारे में बेसिकली ये नॉवल है, जिसमें कहीं ना कहीं मॉडर्न फेमिनिस्ट पोएट्री, राइट, को एक्सप्रेस किया गया है. तो होप यू अंडरस्टैंड हियर द एग्जिट द लॉस्ट वुमन एंड द ऑथर इटसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, फ्रैंकनस्टाइन. तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको फ्रैंकनस्टाइन का सब टाइटल सजेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कई बार मिलता है एंड कंप्लीट चांसेस होते हैं. द मॉडर्न प्रॉम्प्थस. देखिए आपको पता है इट्स नॉट इनफ. क्या आपको मेमोराइज है वो चीज़ एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन? दिस इंपॉर्टेंट थिंग यू कीप इन योर माइंड. तो ओवरऑल पढ़ा हम सब ने है कि द टाइटल सब टाइटल दिस इज़ द मॉडर्न प्रॉम्प्थस. क्या आपको उस समय याद है जब आप आंसर उसको कर रहे हैं या जब आपसे पूछा जा रहा है? दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड सो दैट यू हैव टू जस्ट रिवाइज योर सेल्फ अगैन एंड अगैन. ठीक है, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट जो फ्रैंकनस्टाइन है, इसका जो बेसिकली सब टाइटल या इस पर्टिकुलर जो नॉवल है, इट इज़ बाय मैरी शेली. इम्पॉर्टेंट है, ने इसको लिखा था एंड 1816 ड्यूरिंग इट वॉज रिटन. एंड इसको 1818 फर्स्ट एडिशन इसका एनोनिमस पब्लिश हुआ था 1818 में. एंड देन आफ्टर 1831, 3 ईयर्स आपको इसमें याद करने. 1831 इसमें रिवाइज्ड एडिशन इसका आया था, जिसमें प्रीफेस भी आया था बाय मैरी शेली. ओके, तो ओवरऑल आपने फ्रैंकनस्टाइन इसका ध्यान में रखना है, सब टाइटल ध्यान में रखना है. 1816 ड्यूरिंग इट वॉज, आप बोल सकते हो जो बेसिकली ये जो इनका नॉवल है इट वॉज रिटन. 1818 इसका फर्स्ट एडिशन एनोनिमस आया, 1831 में रिवाइज्ड एडिशन इसका आया, जिसमें प्रीफेस भी था मैरी शेली का. ठीक है, ये एक गॉथिक नॉवल है, अर्ली साइंस फिक्शन कंसिडर किया जाता है. एंड इट वॉज रिटन इन एपिस्टलरी, यानी कि लेटर्स फॉर्म में इसको लिखा गया है. ठीक है, तो ओवरऑल ये जो नॉवल है इसमें आपको स्टोरी मिल जाएगी विक्टर फ्रैंकनस्टाइन की, जो एक यंग साइंटिस्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, एक क्रिएट कर देते हैं लिविंग क्रिएचर. पता है वो किसका बनाते हैं? आउट ऑफ डेड बॉडीज पार्ट, राइट? अभी वो डेड बॉडी पार्ट्स का जो एक क्रिएचर बना देते हैं, लिविंग क्रिएचर. बट व्हेन द क्रिएचर कम्स टू लाइफ, जब वो क्रिएचर बेसिकली मतलब एक्टिव होता है, तो विक्टर उसको देख के हॉरिफाइड हो जाते हैं. व्हाई? बिकॉज वो इतना अगली होता है, इतना अबैंडेंस होता है, उसकी जो एक साइट रहता है, तो उसको देख के वो हॉरिफाइड हो जाते हैं एंड ही रिजेक्टेड, राइट? वो उसको रिजेक्ट करते हैं. अभी जो क्रिएचर है भाई वो बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है, अब वो रिवेंज लेना चाहता है. हाउ कुड यू डू विद एनीबडी, कि पहले तो आपने उसको क्रिएट किया, आफ्टर दैट जब आपको उसका साइट पसंद नहीं आ रहा, यू एक्चुअली गोना हॉरिफाइड टू सी दैट क्रिएचर, तो अभी आप उसको मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट वो उनसे रिवेंज लेने लगता है एंड ही जस्ट गिव हिम अ ट्रेजेडी. तो बेसिकली जो ये आपके फ्रैंकनस्टाइन थे, ही लीड टू अ ट्रेजेडी, गिल्ट, ऑफ कोर्स डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ दैट क्रिएशन जो इन्होंने क्रिएट किया था. सो दिस इज़ अ नॉवल अबाउट इट. इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछी जाती है. यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड इट इज़ बाय मैरी शेली. ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फॉकनर. तो बेसिकली फ्रेंड्स, फॉकनर इट इज़ अ नॉवल that was first published
not first actually, 1837 the year of publication, and it was written by Mary Shelley. Again it was the work of Mary Shelley. कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अमेरिकन हमारे पास विलियम फॉकनर करके भी राइटर है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं एसोसिएट कर लेते हैं. सो प्लीज़ डोंट एसोसिएट फॉकनर विद विलियम फॉकनर. ओके, ये दोनों ही सेपरेटेड अदर थिंग्स है. मैरी शेली का ये इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट वर्क है जो बेसिकली बेस्ड ऑन है रोमांटिक एंड डोमेस्टिक, राइट, जिसका सेटिंग इन्होंने इंग्लैंड 19th सेंचुरी रखा है. एक सेंटिमेंटल बेसिकली मॉरल नॉवल है इनका ये. एंड इस नॉवल के अगर मैं कोर आइडिया की बात करूँ तो एज आई टोल्ड यू कि ये मॉरल एंड सेंटिमेंटल नॉवल है जहाँ पर इन्होंने लव एंड मोरल रिडेप्शंस के बारे में बात किया है. तो इस नॉवल में ना एक स्टोरी मिलती है मैन की जिसका नाम होता है फॉकनर, राइट, और वो ना किस तरीके से एक क्राइम को कमिट कर देता है आउट ऑफ पैशन एंड जेलसी के कारण वो एक क्राइम कमिट करता है. बट लेटर वो क्या करता है, ही रिडीम हिमसेल्फ थ्रो सेल्फ सेक्रीफाइस एंड रिपेंटेंस. जब हम लोग मतलब पश्चाताप करते हैं, ठीक है. तो दिस इज द स्टोरी अबाउट. तो मैरी शेली ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है टूवर्ड्स मोरालिटी, ह्यूमन वीकनेस एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, ठीक है. डीप इमोशनल डिटेक्टिव नॉवल है इनका ये, जिसे इन्होंने विक्टोरियन डोमेस्टिक स्टाइल में लिखा है, राइट. सो ओवरऑल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मैन. तो गाइज द लास्ट मैन, it is again by Mary Shelley. मैरी शेली का ये बेसिकली मोस्ट पावरफुल एंड विजनरी नॉवेल्स में से एक है. एंड द फर्स्ट ग्रेट वर्क भी है डेस्टोपियन साइंस फिक्शन का. एसोसिएशन है द लास्ट मैन, डेस्टोपियन साइंस फिक्शन, डेस्टोपियन साइंस फिक्शन. आपको पता है साई-फाई डिस्टोपियन से भी आपको प्रॉपर लिस्ट पूछी जाती है. एंड आई हैव ऑल्सो, इफ़ यू वांट सो आई विल सजेस्ट यू दिस वन ऑल्सो, राइट. अभी लेट्स टॉक अबाउट ये जो मैरी शेली का 1826 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, द लास्ट एक्चुअली मैन. और यहाँ पे बेसिकली स्टोरी जो है वो एक लॉयनल वर्ने करके कैरेक्टर है हु लिव्स इन अ फ्यूचर वर्ल्ड, राइट. वो फ्यूचर वर्ल्ड में जी रहा है. एंड यू नो जो वर्ल्ड है किस तरीके से डिस्ट्रॉयड हो रहा है बाय अ प्लग, राइट. तो दिस थिंग एक्चुअली एक्सप्लोर इन दिस नॉवल. और बताया गया है कि किस तरीके से वो एक लास्ट मैन बचा है ऑन दी अर्थ. ही बिकम्स द सोल सर्वाइवर, यानी कि द लास्ट मैन ऑन द अर्थ. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो नॉवल है एक्सप्लोर कर रही है लॉनलीनेस, मोर्टैलिटी एंड ऑफ सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया जा रहा है. तो यहाँ पे जो मैरी शेली है उन्होंने पर्सनल ग्रीफ के बारे में एक्सप्लोर किया है आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड. जब इनके यू नो पर्सी शेली का जब डेथ हो जाता है और उनका जो फ्रेंड होते हैं लॉर्ड बायरन एंड सेवरल चिल्ड्रन जो होते हैं, तो ओवरऑल उस कंप्लीट ग्रीफ को इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ ये जो नॉवल है इम्पॉर्टेंट है. अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ. वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इस पर्टिकुलर आपके एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया था. सी दिस इज द क्वेश्चन 124. यू कैन सी हियर which among the following novels is not written by Mary Shelley. This is the direct question. अभी मैरी शेली ने कौन सा नॉवल है जो नहीं लिखा है. तो देखिए अभी मैंने आपको 4 नंबर्स ऑफ वर्क मेंशन किए हैं डिटेल्ड मैनर में. Frankenstein, Faulkner, The Last Man, these trio were written by Mary Shelley along with year of publication as the core idea. I have discussed about it. But The Lost Women, it was, I told you कि not written by actually Mary Shelley. It was written by Patricia Beard, right, जो एक ब्रिटिश बेसिकली क्रिटिक है, उन्होंने उसे लिखा है. और ये 20th सेंचुरी का बेसिकली वर्क है. तो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन यू नो मैरी शेली एंड पेट्रिसिया बियर्स, ठीक है. तो दिस इज़ द 20th सेंचुरी वर्क. सो ओवरऑल ये मॉडर्न है. और ये यहाँ पर जो आपकी मैरी शेली है, शी इज़ बिलोंग्स टू यू नो कहीं ना कहीं विक्टोरियन. सो देयर इज़, अगर आपको नहीं भी पता था, तो अगर आपको थोड़ा सा भी इस नॉवल के बारे में पता था कि इट वॉज एसोसिएटेड विथ 20th सेंचुरी, सो आप ऐसे भी स्मार्ट गेस लगा सकते थे. नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट वर्ड वी हैव द स्पेनिश ट्रेजेडी. सो फाइनली फ्रेंड्स, द स्पेनिश ट्रेजेडी थॉमस कीट के इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेज में से एक है जो एलिजाबेथन एज. अभी देखिए हम लोग विक्टोरियन एज में थे एंड मॉडर्न एज को स्टडी कर रहे थे. अभी फटाक से हम लोगों ने जंप किया और हम एलिजाबेथन एज पर आ गए. सो दिस इज़ द
importance thing and the specialties of solving these type of major list, जहाँ पर आप जैसे एग्जामिनेशन में आपके साथ होता है सडनली आपको कोई भी एज का क्वेश्चन गो थ्रू करना होता है, यू हैव टू आंसर राइट, सेम मैनर में आप यहाँ प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग विद मी. अभी लेट्स टॉक अबाउट थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो एलिजाबेथन एज से बेसिकली इनका एसोसिएशन है. स्पेनिश ट्रेजेडी इनका इंपॉर्टेंट है, जिसे इन्होंने अराउंड 1582 और 1587 इट वॉज रिटन, जिसको फर्स्ट प्रिंट इन्होंने कराया था 1592 बाय थॉमस किड. आपको पता है ना, थॉमस किड्स वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. और ये इनका रिवेंज ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी. तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रिवेंज ट्रेजेडी को लेकर भी आपसे प्रॉपर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलते हैं. दे कैन आस्क यू, इनफैक्ट दे हैव आस्क्ड अबाउट कि ऑप्शंस दे देंगे एंड दे आस्क यू कि कौन सा बेसिकली रिवेंज ट्रेजेडी है. टाइटल को आपने आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करना होता है, तो उसका भी सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी ऑन माय चैनल, यू गाइस कैन सी. प्लीज़ कमेंट में बिलो, मैंने रिवेंज ट्रेजेडी का प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए. इफ़ यू विलिंग सो जस्ट कमेंट में बिलो, जिससे कि मैं आपको सजेस्ट कर दूँ वीडियो ऑफ माय चैनल, सो दैट आप उस वीडियो को देखें और देखने भर से ही यू कम टू नो कि वो कौन कौन सी मेजर रिवेंज ट्रेजेडी हैं, और उनके टाइटल सिर्फ एक बार आपको नीड है टू जस्ट नो अबाउट द टाइटल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी. इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फर्दर पूछा जाता है रिगार्डिंग रिवेंज ट्रेजेडी, तो आप विदाउट हैविंग टाइम you guys can quickly answer the question of that particular. okay, so finally इसका ये जो आपका द स्पेनिश ट्रेजेडी है, ये इसका जो सेटिंग है इट वाज स्पेन, राइट. रॉयल कोर्ट में बेसिकली इसका सेटिंग रखा गया है. और इसका जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो 5 एक्ट्स, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स में इट वाज रिटन एंड 5 एक्ट्स में लिखा गया है ये प्ले. 5 एक्ट्स आर देयर एंड ब्लैंक वर्ड्स में इट वाज रिटन. एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैं आपके थॉमस किड, एंड वी बेस्ट नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द रिवेंज ट्रेजेडी ट्रेडिशन. ये जो रिवेंज ट्रेजेडी ट्रेडिशन है, इट गोना स्टार्ट फ्रॉम थॉमस किड, ऑफकोर्स फ्रॉम एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट, राइट. तो दिस थिंग यू कीप इन योर माइंड. और ये जो बेसिकली प्ले है, ये सेंटर है ऑन हिरोनिमा. हिरोनिमो एक नोबल मैन होता है जो एक स्पेनिश कोर्ट में जिसका बेटा होरेशियो होता है, जो मर्डर कर देता है प्रिंस लोरेंजो का, बल्थजर का. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट किस तरीके से वो हिरोनिमो जो है वो मैड हो जाता है. फिर उसके बाद जो प्लॉट है उसमें रिवेंज चलता है. ठीक है, तो इन द एंड आप देखेंगे कि ही किल्स द मर्डर्स, जितने भी मर्डरर्स होते हैं उनको वो किल कर देता है. तो ड्यूरिंग अ प्ले, विद इन द प्ले, एंड देन किल्स हिमसेल्फ, कंप्लीटिंग द साइकिल ऑफ ट्रेजेडी एंड रिवेंज आपको देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर प्ले में, राइट. इसको ज़रूर से एक बार पढ़िएगा, यू कम टू नो बेटर अबाउट इट, राइट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाता है. प्ले विद इन अ प्ले टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है इसका, यू नो, द स्पेनिश ट्रेजेडी का. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. ओके, एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर्स हैमलेट. शेक्सपियर का जो एक ग्रेट ट्रेजेडी उन्होंने लिखा है हैमलेट, उसी से कहीं ना कहीं इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड. ओके, सो हियर आई टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस. देन आफ्टर आई शो यू वो क्वेश्चन आपसे बेसिकली क्या पूछा गया है. उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ज़ू ऑफ माल्टा.